Hello guys, this is Kamlesh Verma and welcome to Aurora IAS, and this is lecture number 6 of fiscal policy and budgeting. Okay, fiscal policy and budgeting, and in this lecture we will complete the fiscal policy part. Okay, and from the next lecture we are going to begin with the budgeting part. फाइन, तो चलिए चालू करते हैं आज के इस लेक्चर से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब दैट मीन्स फाइनेंस कमीशन पढ़ना है हमें। ओके, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते लगता है बस वही दिमाग में रह जाता है। ओके, नो इशू। तो हमें फाइनेंस कमीशन पढ़ना है। देखो, जो फाइनेंस कमीशन का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, दैट इज़ गिवन इन लक्ष्मीकांत, यू कैन रीड फ्रॉम दैट पार्ट। ओके, but still I will tell you one or two things about the finance commission which is important in economics, because finance commission, this complete political part is not economic syllabus. Okay, that you have to read from the Lakshmikant. So what is finance commission? देखो, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, हर 5 साल में बनाते हैं। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है बताना कि स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट एंड सेंटर के बीच में किस तरीके से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप सभी को पता होगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा आता है, ओके, दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ओके, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू बी डन बाय समवन। अब वो सेंटर करेगी तो स्टेट को भरोसा नहीं होगा, स्टेट करेगी तो सेंटर को भरोसा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली देयर हैज़ टू बी अ कमीशन। ओके, सो दैट कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर। ठीक है, और उसका काम होता है इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, मतलब स्टेट डिवोल्यूशन बताना, कितना स्टेट को शेयर मिलेगा और कितना सेंटर को मिलेगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ भी आती है इसमें, ये भी बताता है कि किस किस स्टेट को कितना मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर और स्टेट के जो बीच का डिवीजन होता है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच का जो डिवीजन होता है फंड का, उसको कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो स्टेट के बीच में भी डिवीजन होगा कि यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, कर्नाटक को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, तो उस डिवीजन को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो भी कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बनाता है। ठीक है, कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। एंड लेट मी वेरी क्लियर, इसकी जो एडवाइस होती है, मतलब जो रिकमेंडेशन होती है, वो एडवाइजरी इन नेचर होती है। ठीक है, एडवाइजरी इन नेचर होती है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मानने से मना कर सकती है, लेकिन ऐसा यूजुअली किया नहीं जाता, बिकॉज इसे फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है फाइनेंस कमीशन का। और आज तक कोई भी इसकी जो रिकमेंडेशन है उसको एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं माना गया, हर बार माना गया है, बिकॉज कई बार सेंटर को भी ज़रूरत पड़ती है स्टेट की, स्टेट को भी ज़रूरत पड़ती है सेंटर की। तो अगर मान लो इस बार सेंटर ने बोला कि नहीं भैया, कि हम आपकी जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे आप रिफॉर्म्स भी नहीं ला पाएंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, स्टेट भी उसमें अपनी मतलब अड़ंगे लगाना चालू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल GST, विदाउट स्टेट्स हेल्प इट कुड हैव नॉट कम, बट इट केम जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट्स हेल्प। तो किसने सेंटर की मदद की GST के लिए? स्टेट ने। तो बस यही एक फेडरल रिलेशन है, एक म्यूटेड रिलेशन है जो कि मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, बट एक तरीके से उसकी एडवाइस जो होती है मैंडेटरी टाइप की होती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, एग्जाम में आगे तो अब एडवाइजरी टिक करना, मैंडेटरी टिक मत कर देना। ठीक है, बाय डी फैक्टो इट इज़ मैंडेटरी उल्टी। ठीक है, जैसे भी जो भी रिकमेंडेशन आएगी 15 फाइनेंस कमीशन की, उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, नो डाउट। अब देखो, जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसको चेयर किया था YV रेड्डी ने, और उसकी जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2020 तक वैलिड थी। ठीक है, अब नई कमीशन बनाई गई थी। जैसे ही हमारी इस कमीशन की रिपोर्ट ख़त्म होने वाली थी 2019 में, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक नई कमीशन का गठन किया जो कि थी 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और इसको बनाया गया था NK सिंह की अध्यक्षता में। किनकी अध्यक्षता में? NK सिंह की अध्यक्षता में। अब ये जो हमारे NK सिंह साहब हैं, इनके बारे में हमने कहीं और पढ़ा था, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? जी हाँ, डिफरेंशिएटेड बैंक की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भी NK सिंह साहब थे। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन तो बता दिया है, कौन कौन चेयरमैन होता है, कौन मेंबर होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटी, तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो, हम 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, उनको पढ़ेंगे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है आज भी। और इसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, अभी तक कंफर्म रिपोर्ट नहीं मिली है। ठीक है, जो भी मिली है हमें इंटरिम रिपोर्ट मिली है, और अभी अभी रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको NK सिंह ने जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, मतलब जो फाइनल रिपोर्ट है, वो सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक उसको पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया गया है। तो जब तक हमें
कंफर्म रिपोर्ट नहीं मिल जाती है तब तक इसकी जो रिकमेंडेशन है वो कोट करना सही नहीं होगा। ठीक है, एक बार से पार्लियामेंट में पुट डाउन हो जाने दो, उसके बाद मैं 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कंप्लीट क्या रिपोर्ट थी, कैसी एनालिसिस है एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर। बस यहाँ पर बट फिर भी अब रिपोर्ट थोड़ी बहुत इंटीरियम तो आई है तो एक दो चीज़ें बता दूंगा, बट याद रखना 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में डिटेल में अलग से एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, अप्रॉक्सीमेटली 40-50 मिनट लेके पूरी जो रिपोर्ट है उसे कवर करवा दूंगा, तो अभी इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, सो 14 फाइनेंस कमीशन की जो सबसे अच्छी रिकमेंडेशन और सबसे इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं वाटर शेडिंग रिकमेंडेशन थी वो थी 42% टू बी गिवन टू स्टेट्स, मतलब 42% आपको स्टेट को शेयर देना पड़ेगा। उससे पहले अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 25 से 35 के बीच में कुछ शेयर था, देख लेना, आई थिंक 29% था। अब एकदम से यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भैया आप इनकी जो दैट मीन शेयर है उसे 42% कर दो। So that was a drastic step that was taken by Finance Commission and government has to approve it. So government has approved it. लेकिन अब आप ये देखो, अगर शेयर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को वहीं पर कटौती करनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी तो फंडिंग कमी हो जाएगी ना। तो फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि आप जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको भी रैशनलाइज कर दो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रैशनलाइज करने का मतलब होता है उनको बंद कर दो, मतलब सिर्फ बहुत ही कम और जो बिल्कुल मेजर इंपॉर्टेंट वाली है उन सबको बस चलाओ, जैसे कि MG नरेगा हो गई, ये सब जो स्कीम्स हो गई इनको बस चलाओ, और बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है, वो सब आप बंद कर दो। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन होता है उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जो स्टेट के बीच में डिवीजन होता है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे किया जाता है? देखो, सबसे पहले देखा था एरिया ऑफ स्टेट, जिसका जितना बड़ा एरिया उसको ज़्यादा फंड मिलेगा। इसके बाद पॉपुलेशन, ठीक है, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है 1971 के सेंसस के हिसाब से उसको सबसे ज़्यादा फंड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जहाँ पर ज़्यादा गरीबी है उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और फॉरेस्ट कवर, जहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर MP को आप रख सकते हैं, इस केस में आप बिहार को रख सकते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के केस में तो बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे, जितनी भी बेमारू स्टेट्स हैं। अब तो उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, एस्पिरेशनल स्टेट कहा जाता है, तो आप एस्पिरेशनल स्टेट डाल सकते हैं। दूसरा एरिया स्टेट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है UP। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और होती है कि इसमें कितना फंड एलोकेट करना है म्यूनसिपैलिटी को, इसका सजेशन भी कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है। ठीक है, इसी के फाइनेंस कमीशन, मतलब जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है उसकी रिकमेंडेशन पे, दैट मीन्स उसको कंप्लीट उसका फ्रेमवर्क समझ के जितनी भी स्टेट कमीशन होती है वो भी स्टेट के हिसाब से कितना डिवॉल्व होना चाहिए, बाकी जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, उनको वो भी कौन डिसाइड करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, मतलब जो हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है वो क्या करता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि इस तरीके से आप जो म्यूनसिपैलिटी को पैसा दे, पंचायत को पैसा दे। अब उसी बेसिस में क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये कंप्लीट फ्रेमवर्क को ऑब्जर्व करता है, उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि भैया आप पंचायत को, म्यूनसिपैलिटी को इतना ग्रांट दो, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है म्यूनसिपैलिटीज़ को। ठीक है, लाइक फॉर द मिशन लाइक स्वच्छता अभियान एंड ऑल दीज थिंग्स, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ ग्रांट देती है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन एक फ्रेमवर्क सेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेम फ्रेमवर्क इज यूज्ड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब याद रखना, ये जो एलोकेशन किया जाता है वो कम्प्लीटली ग्रांट बेसिस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 100 रुपये हमें डिवॉल्व करना है किसी भी बॉडी को, ठीक है, मान लो अर्बन बॉडी को, मान लो हमारी कोई म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है, मुंबई म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है, उसको अगर देना है 100 रुपये का ग्रांट, तो उसमें से जो 80 रुपये हैं वो तो उसके फिक्स हैं, वो तो दे ही दिए जाएंगे। लेकिन जो बाकी के 20 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, अगर उसने परफॉर्म किया होगा तो देंगे, अगर नहीं किया होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स भी दी जाती है। इन द सेम वे जो रूरल है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में 90% दिया जाता है डायरेक्टली, मतलब ग्रांट है ये सीधे, और जो 10% है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। क्या होती है? परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन ने ये भी कहा था प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को आप ख़त्म कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया। और साथ ही साथ इस कमीशन ने ये भी बोला था कि जो स्कीम है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो कंडीशन ख़राब हो रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्कीम लॉन्च करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है उदय, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब रिकमेंडेशन आपको समझ में आई। मेजर रिकमेंडेशन क्या थी? 42%। ठीक है, सबसे मेजर रिकमेंडेशन। दूसरी सबसे मेजर रिकमेंडेशन थी प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को ख़त्म कर दो। ठीक है, इसको भी मान लिया गया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए एक स्कीम लेके आओ, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, और स्कीम लाई गई जिसका नाम था उदय। इसके बाद फंड एलोकेशन लेवल लाया गया। ठीक है, इस बार परफॉर्मेंस बेस्ड भी था, और किस तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो तो हमने देखा। ठीक है, अब देखो ये जो 42% लाया गया, और विड्रॉल फ्रॉम CSS, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने
CSS से अपना कंट्रीब्यूशन हटाया और 42% का शेयर स्टेट को ज़्यादा देने लगा, तो उससे क्या हुआ, ऑटोनॉमी टू स्टेट इंक्रीज हो गई, ऐसा बोला गया। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अपनी फंड का एलोकेशन बढ़ाया था, एकदम से आप कह सकते हैं 29 से 35 के बीच में था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट, एक बार आप चेक करें ना, इसी बीच में था। सो जब ये फंड का लेवल कम था, अब एकदम से इसे 42% किया गया। ठीक है, तो मोदी साहब ने बोला था कि भाई हम ऑटोनॉमी टू स्टेट्स दे रहे हैं, हमने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है, इससे स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलेगी, जो हमने हमेशा डिमांड की है, था चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, और साथ ही साथ जो CSS है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, ये पता है आपको कि नहीं पता, चलो बता देते हैं थोड़ा सा। तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, ये उन सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती है जो स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, जो स्टेट लिस्ट में है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉट एजुकेशन यार, मतलब और कुछ जैसे सैनिटेशन। ठीक है, और फिर एम्प्लॉयमेंट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा। ठीक है, CSS से आता है ना, सबसे पहले किस लिस्ट के टॉपिक में बनाया जाता है, या तो कॉन्करेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट। ठीक है, बिकॉज अगर सेंट्रल लिस्ट होगी उसमें तो सेंट्रल का डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में स्टेट में तो सीधे स्टेट का कंट्रोल है, और सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट प्लस सेंटर दोनों का कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन याद रखना, जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी स्कीम्स बनाई जाती है उनका एग्जीक्यूशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो CSS में सेम ऐसे ही होता है, मतलब ये रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन में कोई स्कीम लॉन्च करनी है। ठीक है, तो वो एजुकेशन में स्कीम लॉन्च कर देगी। अब इसका जो एग्जीक्यूशन होगा स्कीम का, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के देगी और कुछ पैसा दे देगी, जैसे 50% की फंडिंग दे देगी, और बाकी जो 50% की फंडिंग है वो कहाँ से आएगी, स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब स्टेट गवर्नमेंट CSS में दो चीज़ प्रोवाइड करता है, एक तो प्रोवाइड करता है स्टेट का एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी स्टेट के बंदे होंगे, स्टेट के ऑफिसर्स होंगे, वो लोग स्कीम को एग्जीक्यूट करेंगे, और दूसरा 50% की फंडिंग प्रोवाइड करता है। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करती है और दूसरा 50% की फंडिंग देती है। ये नॉर्मल स्टेट में है, लेकिन अगर यही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होगा तो इसका शेयर हो जाएगा 90-10 का। कितना, 90-10 का, मतलब 10% कौन देगा, नॉर्थ ईस्ट की गवर्नमेंट्स, और 90% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो ये CSS ये हुआ, ये ऐसी एक्चुअली टाइम पे आप कह सकते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, या आई थिंक 2010 के आसपास की बात है, ये अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 स्कीम पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो हमारी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भैया आप इसको रैशनलाइज कर दो, बिकॉज इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है, देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा की बात करो आप। ठीक है, MG नरेगा में आपको कितना पैसा दिया जाता है डेली काम करने का, 180 से 200 रुपये। ठीक है, अब ये जो है, ये 180 से 200 रुपये, ये बिहार जैसे राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए, झारखंड जैसे राज्यों के लिए तो बहुत सही है। ठीक है, 180 से 200 रुपये मिल रहा है, बिकॉज वहाँ का एवरेज वेज रेट यही है। लेकिन अगर आप यही वेज केरला में दोगे तो केरला वाले काम करेंगे क्या? हाँ, केरला में एवरेज वेज रेट 500 रुपये के आसपास है, काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बस यही प्रॉब्लम है कि ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच है। भैया केरला की नीड्स अलग हैं, केरला चाहती है कि उनके यहाँ जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम सोशल सिक्योरिटी की स्कीम दे दे या कुछ और दे दे, लेकिन आप हमें बोल रहे हो कि भैया मजदूरी के आप 200 रुपये दो। भैया कोई मजदूरी करनी आएगा नहीं, वो पूरे पैसे जो आएंगे खत्म, मतलब एकदम से जब यूज़ नहीं होंगे तो आप वापस ले लोगे, और उसका कुछ हमारे यहाँ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ कुछ स्टेट में फ़ायदा हो रहा, कुछ स्टेट में फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी, मतलब वन साइज फिट ऑल अप्रोच हुआ करता था। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई आप इसको बंद कर दो, और जितना पैसा बचता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले 29% आप इनको डायरेक्ट दिया करते थे और बाकी CSS के फॉर्म में देते थे। ठीक है, मतलब पहले भी आप मान लो 42% ही मिलता था। ठीक है, लेकिन पहले 29% डायरेक्ट देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, और बाकी का जो बचा हुआ था वो CSS के फॉर्म में देती थी। किसके फॉर्म में? CSS के फॉर्म में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई आप CSS बंद कर दो या कम कर दो, और इनका शेयर बढ़ा दो 29% से 42% के आसपास। तो बस यही किया गया, इससे ऑटोनॉमी टू स्टेट्स मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली में हुआ नहीं है, बिकॉज जो 42% दिया जा रहा है ना, वो डायरेक्टली स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे दिया जाता है। मतलब ऑटोनॉमी तो तब होगी ना कि आप ये जो 42% का पैसा डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करो, उनका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहाँ पर कंट्रीब्यूट करो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप डायरेक्टली जो नीचे बॉडीज़ बनी हुई है ना उनको दे देते हो। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को तो आप डीलेजिटिमाइज कर रहे हो। ठीक है, उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं बढ़ रही है। तो एक तरीके से नाम के लिए ऑटोनॉमी है, एक्चुअली में ऑटोनॉमी नहीं है, बिकॉज पैसा अभी भी डायरेक्टली जो बॉडीज़ है उनके पास जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अभी अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ, सिंपल सी बात है यार, एक्स्ट्रा तो बढ़ा था तो कम तो हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है।
तो उसने 15 फाइनेंस कमीशन को एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी थी कि आप जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर के लिए उसके लिए एक अलग से डिफेंस फंड बनाओ और उससे हम डिफेंस को मैनेज करेंगे। मतलब कि ये कि एक डिफेंस का फंड बनाया जाएगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और उससे पूरी पेंशन दी जाएगी और कंप्लीट जो भी हमें हथियार खरीदना है, राफेल खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो सब खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसका काफ़ी अपोजिशन किया बिकॉज उन्होंने बोला कि जो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट को उसमें फंड कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि चलो अगर हमने फंड कंट्रीब्यूट भी कर दी तो हमारा भी कुछ से होना चाहिए, लेकिन आप हमारा से दे रहे हो, सारे डिसीजन आप ही लोगे, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये बायस्ड है अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने आवाज़ उठाई। ओके, और इस बार का जो मतलब जो 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशन। ठीक है, मतलब जिसने परफॉर्म किया है उसको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जिसने परफॉर्म नहीं किया उसको रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, तो इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो 100 रुपये अगर अर्बन गवर्नमेंट को देने हैं, बराबर, मतलब ये कि अर्बन लोकल बॉडी को देने हैं, तो उसमें 80 रुपये जो हैं वो आपको डायरेक्टली दे दिए जाएंगे जो आपके हक के बनते हैं। लेकिन जो 20% है, अगर आपने परफॉर्म किया वो देंगे, नहीं किया वो तो नहीं देंगे। उल्टा अगर किसी और ने परफॉर्म किया होगा आपके एक्सपेक्टेशन, तो उसको दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर कंपटीशन डेवलप होगा, तो सिंपल सी बात है, इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। अब हम आते हैं 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ कुछ बताने लायक है नहीं, जस्ट बिकॉज की क्या, बिकॉज भैया अभी रिपोर्ट फाइनल आ जाने दो, इसके बाद अलग से सेपरेट वीडियो लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको मैंने एक चीज़ बता दी टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में, डिफेंस फंड के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में क्या डिसीजन आया, तो डिफेंस फंड तो बनेगा, मतलब इंटरिम रिपोर्ट से ऐसा देख के समझ में आ रहा है। और फाइनेंस कमीशन ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी, मतलब एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसने जो बताएगी कि किस तरीके का डिफेंस फंड होगा, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एवरीथिंग। तो जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसमें अच्छे से पता चलेगा, तो अभी इसका कुछ खास आता पता नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा टर्म ऑफ रेफरेंस जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल था, 1971 का सेंसस। मैंने आपको बताया कि अभी भी 14 फाइनेंस कमीशन में भी 1971 का सेंसस यूज़ किया गया था, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 2011 का सेंसस था, तो हमने इसको यूज़ क्यों नहीं किया। आपने उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैं ही पूछ लेता हूँ अपने आप से। देखो, रीज़न ये था कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था अपने यहाँ पर, ये जो क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब डेमोग्राफी बढ़ रही थी, मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको कंट्रोल को, मतलब पॉपुलेशन जो मेजर्स उन्होंने काफ़ी अच्छे लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 1971 में नॉर्थ के स्टेट्स में, मतलब यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब में लगभग, और जो साउथ इंडिया के स्टेट्स में, जैसे एग्जांपल कर्नाटका, तमिलनाडु, लगभग पॉपुलेशन सेम थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद साउथ इंडियन स्टेट्स अच्छे दिमाग वाले थे, तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत फोकस किया और उनकी जो पॉपुलेशन थी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पॉपुलेशन रेशियो हो गया। केरला में तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ऑलरेडी 2% से कम हो चुका है, और बिहार में, झारखंड में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स का कहना ये था कि भैया देखो, हमने तो इतनी मेहनत की है और अपनी पॉपुलेशन घटाई है, अगर आप 2011 का सेंसस यूज़ करोगे तो सिंपल सी बात है कि यूपी, बिहार, इन सब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको फंड ज़्यादा मिल जाएगा। और जो हमने अच्छा काम किया है वो तो आप इसको पिनलाइज कर रहे हो, मतलब हमने एक तो पॉपुलेशन कम की आपके यहाँ की, ठीक है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कम की, और आप बोल रहे हो कि हमें फंड कम मिलेगा। अगर आप 2011 का सेंसस यूज़ करोगे तो हमें फंड कम मिलेगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन लोगों ने अपना जो पॉपुलेशन उसको कंट्रोल नहीं किया है। ठीक है, अगर हमने कंट्रोल किया तो हमें तो बल्कि अवार्ड देना चाहिए आपको, उल्टा आप हमें पिनलाइज करोगे, हमारा फंड कम कर दोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यही सुन के 14 फाइनेंस कमीशन ने भी 1971 का सेंसस यूज़ किया था, लेकिन इस बार मोदी जी ने बोला कि नहीं भी हम 2011 का ही सेंसस यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन तो फिर सारे स्टेट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे साउथ इंडिया के, उन्होंने आवाज़ उठाना चालू कर दी कि भैया ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये हमारे साथ इनजस्टिस है, ये सब बोलना चालू कर दिया। तो उनको खुश करने के लिए क्या किया गया कि देखो, आप यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर आप ये देखो, ये पॉपुलेशन दिख रहा है, ये पेन चेंज करना पड़ेगा, ये देखो, ये पॉपुलेशन दिख रहा है ना, ये रेड वाला पॉपुलेशन, ये देखो। अब देखो, पहले पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 15% था, अब बढ़ा के 27% कर दिया गया। क्यों? जस्ट बिकॉज 2011 का सेंसस यूज़ किया गया, देखो यहाँ लिखा है 2011 का पॉपुलेशन सेंसस यूज़ किया गया है, ये देखो। और पहले 1971 का यूज़ किया जाता था। अब ये वाला 1971 का है, सर ये वाला 1971 का है, और ये वाला 15 फाइनेंस कमीशन नया वाला है। पहले यहाँ पर इसका आप देखो वेटेज ज़्यादा था। अब सिंपल सी बात है, जो भी हमारे साउथ इंडिया के स्टेट हैं उनको लॉस हो रहा था, तो उनको कंपनसेट करने के लिए
फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट डाल दिया। ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले दोनों का मान लो शेयर 20-20 रुपये मिलता था। ठीक है, 1971 के सेंसस हिसाब से नॉर्थ इंडिया के स्टेट को 20 रुपये मिलता था और सेंट्रल इंडिया के मतलब जो साउथ इंडिया के स्टेट उनको भी 20 रुपये मिलता था। अब लेकिन हमारे जो आप कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन ने 2011 का सेंसस यूज़ किया, तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, लेकिन जो साउथ इंडिया के स्टेट उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो इनका शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, इनका शेयर बढ़ जाएगा। अब मान लो उनका शेयर हो गया 27। ठीक है, 27, तो और इनका 20 ही रह जाएगा, बिकॉज इन्होंने तो पॉपुलेशन बढ़ाई नहीं, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की, इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इनको भी 27 के आसपास लाने के लिए इनके लिए 2 नए पैरामीटर ला दिए फाइनेंस कमीशन ने। कौन कौन सा पैरामीटर? सबसे पहला बोला कि भैया अगर आपके यहाँ टैक्स एफर्ट अच्छे हैं तो आपको हम फंड बढ़ा देंगे, और अगर आपने जिसने भी कुछ लास्ट ईयर में दैट मीन्स अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है उनको भी फंड बढ़ा देंगे। तो जोड़ जाड़ के इनको भी 27 के आसपास लिया। मतलब देखो 2011 का सेंसस भी यूज़ हो गया और दोनों का शेयर भी लगभग इक्वल है। ठीक है, ये किया गया फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और, इस बार जो स्टेट का शेयर है, जैसे लास्ट ईयर 42% था मैंने बताया, तो इस बार वो घट के 41% हो गया है। तो इसमें कोई दादागिरी नहीं की गई है, बस ये है कि भैया अभी जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, ठीक है ना, अब वो बन गया है क्या, यूनियन टेरिटरी। तो उसका शेयर घटेगा ना, बिकॉज यूनियन टेरिटरी को तो डायरेक्टली फंडिंग मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसका शेयर घटा 1%, इसलिए वो 41% हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यार अलग से पूरा लेक्चर लूँगा, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ खास समझने वाला था ही नहीं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतने ही रह देते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड नाइस डे फ्रेंड्स।